गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज पढ़ाने वाला हूं मैं आपको गुज्जर प्रतिहार वंश। इसके पहले मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर परमार वंश, चंदेल वंश और खानदेश के राजवंश पढ़ा चुका हूं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। MPPSC, SI और व्यापम की जितनी भी परीक्षाएँ हो रही है सभी वैकेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके अंदर मंदिर, उसमें प्रमुख राजा कौन कौन से हुए, सारा पूरा डीप में पढ़ाया हो, तो वो वीडियो जरूर देखें दोस्तों। और इसके अलावा मध्य प्रदेश जीके के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे तो वो भी जरूर देखें दोस्तों। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम। पहला वंश आया अब हमारा गुज्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम आज? गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, गुज्जर प्रतिहार वंश का जो पहला राजा हुआ वो कौन हुआ? हरिश्चंद्र। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने 6ठी शताब्दी में गुज्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी। और इस वंश की नींव कहाँ रखी उन्होंने? तो उज्जैन और मंदसौर के आसपास वाले एरिया में उन्होंने गुज्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश में जो वंश पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा है? गुज्जर प्रतिहार राजवंश है दोस्तों। कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे और नोट भी करते जाएं। तो भैया, गुज्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन हुआ? हरिश्चंद्र हुआ, जिसने 6ठी शताब्दी में मध्य प्रदेश में गुज्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी। और इसका शासन कहाँ पर था? तो इसका शासन था उज्जैन और मंदसौर के आसपास वाले क्षेत्र में इसने शासन करना प्रारंभ किया। अब देखिए, इस वंश का पहला प्रतापी राजा कौन हुआ दोस्तों? तो नागभट्ट प्रथम। इस वंश का पहला प्रतापी शासक कौन होता है? नागभट्ट प्रथम। ये 730 ईस्वी में शासक बनता है मालवा का। ठीक, मतलब 730 ईस्वी में कौन शासक बना? नागभट्ट प्रथम। ठीक है। गुज्जर प्रतिहार वंश का पहला पावरफुल किंग कौन हुआ? तो नागभट्ट प्रथम। और ये कहाँ पर शासक बनता है? मालवा में। और ये अपनी राजधानी किसको बनाएगा? तो ये राजधानी बनाता है दोस्तों अवंतिका को। ये किस क्षेत्र पर अपना शासन स्टार्ट करता है? अवंतिका को इसने राजधानी बना ली। इस वंश का संस्थापक पूछेगा तो संस्थापक कौन रहेगा? हरिश्चंद्र, जिसने 6ठी शताब्दी में मालवा में मंदसौर और उज्जैन क्षेत्र में गुज्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी थी। इस वंश का जो पहला प्रतापी राजा हुआ वो कौन हुआ? 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम इस वंश का पहला प्रतापी शासक बनता है दोस्तों। और ये अवंतिका के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और अवंतिका को ही क्या बनाता है? राजधानी बनाता है दोस्तों। किसको राजधानी बना ली इसने? अवंतिका, उज्जैनी को राजधानी बनाई। अब देखिए, इसका उत्तराधिकारी हुआ कुकुस्त। कौन हुआ इसका उत्तराधिकारी? कुकुस्त। ये ज़्यादा पावरफुल किंग नहीं होता है। फिर इसका उत्तराधिकारी बनता है इसका पुत्र देवराज। ये भी ज़्यादा पावरफुल किंग नहीं हुआ। फिर इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना दोस्तों वत्सराज। इसका उत्तराधिकारी कौन था? वत्सराज, जो 778 ईस्वी में क्या करता है? शासक बनता है। वत्सराज 778 ईस्वी में शासक बनता है। अब देखिए भैया, उस समय कन्नौज जो भारत का प्रमुख केंद्र था, उस समय भारत के शासन का प्रमुख केंद्र क्या था दोस्तों? गुज्जर प्रतिहार वंश। और जब वत्सराज गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा था, उसके पहले और उसके बाद में भी भारतीय शासन, मतलब सबसे अच्छा जो बोल सकते हो आप, उस समय जो वर्चस्व वाला जो शहर था आपका, जो राजवंश था, वो कन्नौज का शासन था। तो 778 में वत्सराज शासक बनता है। अब ये क्या करता है भैया? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उस समय 3 वंशों में युद्ध चल रहे थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक हुआ गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा। परंतु इसको जो राष्ट्रकूट राजा रहता है, उस समय राष्ट्रकूट राजा था ध्रुव। कौन था उस समय राष्ट्रकूट राजा? ध्रुव। वो इसे पराजित कर देता है। वत्सराज कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ। उस समय राष्ट्रकूट राजा ध्रुव किसको हरा देगा? वत्सराज को हरा देगा दोस्तों। और यहीं पर एक और राजा कौन था? पाल नरेश धर्मपाल। पाल नरेश धर्मपाल भी भाग लेता, तो उसको भी वो ध्रुव हरा देता है। तो वत्सराज को किसने हराया दोस्तों? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हरा दिया। ठीक है। अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना दोस्तों नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय बना इसका उत्तराधिकारी। अगला राजा कौन बना? नागभट्ट द्वितीय, जो इसका पुत्र था वो शासक बना, जिसका शासन था 805 से 833 ईस्वी तक। 805 से 833 ईस्वी तक किसका शासन रहा दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय का। अब देखिए, नागभट्ट द्वितीय इस वंश का अभी तक के जितने भी राजा हुए उनमें सबसे प्रतापी राजा हुआ है नागभट्ट द्वितीय। अब देखिए, नागभट्ट द्वितीय अपने साम्राज्य को अच्छा फैला लेता है। और भैया, ये आंध्रा के राजा को और सेंधव के राजा को और विदर्भ राजाओं को हरा देता है। अब देखिए, नागभट्ट जो गुज्जर प्रतिहार वंश में नागभट्ट द्वितीय था, इसने अपने साम्राज्य को एक बड़े स्वरूप दे दिया, एक बड़े
क्षेत्र में फैला दिया है और इसने आंध्रा के राजा और सैंधव राजा और विदर्भ के राजाओं को पराजित कर दिया। अब देखिए इसके बाद इसने क्या करा दोस्तों, 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर बनवाया। 815 ईस्वी में कौन सा मंदिर बनवाया था दोस्तों, इसने सोमनाथ मंदिर बनाया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 815 ईस्वी में नागभट्ट दूती ने कौन सा मंदिर बनवाया, तो सोमनाथ मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका उत्तराधिकारी कौन था भैया, रामभद्र। तो रामभद्र एक अयोग्य शासक हुआ। क्या हुआ, रामभद्र एक कमजोर शासक हुआ, एक अयोग्य शासक साबित हुआ। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ कामकाज नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र मीर भोज। इसका पुत्र कौन था दोस्तों, मीर भोज। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ मीर भोज। देखिए गुज्जर प्रतिहार वंश का अगर सीधा सा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा कौन हुआ, तो मीर भोज। मीर भोज गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग हुआ और इसका शासन था भैया 836 से 882 836 ईस्वी से 882 ईस्वी तक मीर भोज ने शासक किया और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। अब भैया ये कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाता है। मीर भोज ने किस पर अधिकार कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाया। एक क्वेश्चन आया कि भैया कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा कौन था, तो पहला राजा पूछे तो वत्सराज हो जाएगा। और जीता किसने कन्नौज को, तो मीर भोज ने। मीर भोज ने कन्नौज को जीत लिया भैया और उसी को क्या करा, उसने अपनी राजधानी बना दिया। कन्नौज को ही क्या बनाया, इसने अपनी राजधानी बना लिया। अब देखिए इसने अपना साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला लिया। इसने अपना साम्राज्य क्या करा, बहुत ज़्यादा फैला लिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र को जीतकर अपने क्षेत्रों में मिला लिया। देखिए जो मीर भोज था इसने क्या करा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई क्षेत्रों को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। इसके शासनकाल को गुज्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णिम युग कहा जाता है। मीर भोज के शासनकाल को गुज्जर प्रतिहार वंश का क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वर्णिम युग। अब देखिए और मीर भोज ने अपनी राजधानी उज्जैनी से क्या बदल लेता है, कन्नौज, और कन्नौज पर ही अधिकार कर लेगा और इसका शासनकाल क्या कहलाएगा, स्वर्णिम युग कहलाएगा गुज्जर प्रतिहार वंशों का। ठीक है, अब देखिए ये विष्णु का उपासक था दोस्तों। किसका उपासक था, ये विष्णु का उपासक था। ठीक है, विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो विष्णु के सम्मान में ही ये वराह की उपाधि धारण करता है दोस्तों। विष्णु के सम्मान में कौन सी उपाधि धारण की, इसने वराह की। और इसने जो सिक्के जारी करवाए थे उसमें वराह की उपाधि धारण की इसने, ये लिखा हुआ था। ठीक है, इसने कौन सी उपाधि धारण की, वराह की, और वराह के नाम से इसने सिक्के भी जारी करवाए दोस्तों। ठीक है, मीर भोज ने। अब देखिए मीर भोज तेली का मंदिर बनवाता है दोस्तों। ग्वालियर में कौन सा मंदिर है, तेली का मंदिर है, जो उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। दक्षिण भारत के मंदिर तो सभी द्रविड़ शैली में मिलेंगे आपको ज़्यादातर, पर उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर कौन सा है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है दोस्तों। MPPSC प्री में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में भी आया और मेंस में भी आया है। तो भैया तेली का मंदिर कहाँ पर है आपका, ग्वालियर में। तेली का मंदिर कहाँ पर है, जिसका निर्माण मीर भोज ने करवाया। और उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है तेली का मंदिर, जो किस शैली में बना हुआ मिलेगा आपको, द्रविड़ शैली में बना हुआ मिलेगा दोस्तों। इसके बाद देखिए इसका पुत्र, इसका उत्तराधिकारी बना महेंद्रपाल। कौन था भैया, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल इसके साम्राज्य को और ज़्यादा विस्तार दे देता है। इसका शासनकाल रहता है भैया 885 से 910 ईस्वी तक। इसका शासनकाल कब तक रहता है, 885 से 910 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अब देखिए ये अपने साम्राज्य को कितना फैला लेगा भैया, उत्तर में विंध्य तक चले जाता है इसका साम्राज्य। महेंद्र का उत्तर में कहाँ तक चले जाएगा साम्राज्य, विंध्य तक। ठीक है, और दक्षिण में आ जाता है इसका, सॉरी उत्तर में हिमालय तक चले जाएगा और दक्षिण में आ जाएगा विंध्य तक। ठीक है, मतलब जो महेंद्रपाल था इसने उत्तर में अपना साम्राज्य हिमालय पर्वत तक फैला लिया और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक आ जाता है इसका साम्राज्य। अब देखिए इसके बाद पूर्व में, मतलब जो पूर्वी तट है, पूर्वी समुद्री तट है उसको टच करता है और पश्चिमी समुद्री तट को भी टच करता है। मतलब दोस्तों सीधी सी बात है कि उत्तर भारत पर पूरा शासन कौन स्थापित कर लेगा, महेंद्रपाल। अब देखिए कश्मीर, मतलब हिमालय टच करने लग जाता है इसका साम्राज्य। ठीक है, मतलब यूपी वाला बॉर्डर पूरा इसका टच हो जाता है। फिर इसके बाद इधर ओडिशा को भी पूरा अपने कवर में कर लेता है और इसके बाद इधर गुजरात भी हो गया। मतलब उत्तर भारत, लगभग उत्तर भारत पर इस पर पूरा अधिकार हो जाता है। ठीक है, कौन स्थापित कर लेता है, तो महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ने अपना साम्राज्य, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। तो आप ये बोल सकते हो कि गुज्जर प्रतिहार वंश में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था भैया, तो महेंद्रपाल का। गुज्जर प्रतिहार वंश में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका हुआ, महेंद्रपाल का।
गुज्जर प्रतिहार वंश में सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा कौन हुआ? तो मीर भोज हुआ, जिसने कन्नौज पर अधिकार किया और कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। और इसने द्रविड़ शैली में तेली का मंदिर बनवाया मीर भोज ने। अब महेंद्रपाल का सबसे बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, सबसे बड़ा साम्राज्य किसका हुआ? तो महेंद्रपाल का जो मीर भोज का बेटा था, ठीक है। इसने हिमालय, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य और पूर्व में समुद्र, पूर्वी समुद्री तट और पश्चिमी समुद्री तट वाले क्षेत्र, इतने बड़े साम्राज्य पर इसने शासन किया। अब इसका उत्तराधिकारी हुआ भोजदूती। कौन था दोस्तों इसका उत्तराधिकारी? भोजदूती। गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला जो उत्तराधिकारी बना भोजदूती, जिसका शासनकाल बहुत छोटा रहता है, 910 से 912 ईस्वी तक ये शासन करता है। अब इसका सौतेला भाई कौन था भैया? महिपाल। भोजदूती का सौतेला भाई कौन था? महिपाल, जो इसे गद्दी से हटा देता है, इसको हटा देता है और शासक कौन बन जाता है? महिपाल बन जाता है। इसका शासन रहता है दोस्तों 912 से 944 ईस्वी तक। 912 से 944 ईस्वी तक शासन किसका रहेगा? महिपाल का। 912 से 944 तक शासन कौन करता है? महिपाल। अब भैया महिपाल को राष्ट्रकूट शासक इंद्रत्रति ने पराजित कर दिया। महिपाल को कौन हरा देता है? महिपाल को राष्ट्रकूट शासक इंद्रत्रति हरा देता है। अब देखिए महिपाल और इंद्रत्रति के बीच में कई युद्ध होते हैं दोस्तों, 915 से 918 के बीच। 915 से 918 ईस्वी के बीच में महिपाल और इंद्रत्रति के बीच में कई युद्ध हुए, जिसमें किसकी हार होती है? महिपाल की हार हो जाती है। गुज्जर प्रतिहार वंश का जो राजा रहता है महिपाल हार जाता है। और ये जो रहता है भैया इंद्रत्रति कन्नौज को लूटता है। इंद्रत्रति किस शहर को लूटता है? कन्नौज शहर को लूटता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कन्नौज को लूटा, परंतु जो महिपाल था 940 तक, कब तक? 940 तक जितने क्षेत्र इंद्रत्रति ने प्राप्त किए थे वो सारे क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लेता है। इंद्रत्रति ने जो जितने क्षेत्र प्राप्त किए थे, राष्ट्रकूट राजा जो इंद्रत्रति था, इसने जितने क्षेत्र पर अधिकार किया था वो महिपाल ने वापस ले लिए, ठीक है। मतलब 940 तक सारे क्षेत्र उसको वापस मिल जाते हैं। फिर इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों महिपाल दूती। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? महिपाल दूती। महिपाल दूती 1946 में शासक बनता है। एक अयोग्य शासक, इतना दमदार शासक नहीं हुआ। इसके बाद इस वंश का पतन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बनता है देवपाल। अब देवपाल के शासनकाल में दोस्तों इसका साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। तो देवपाल इस वंश का शासक हुआ। इसके शासनकाल, गुज्जर प्रतिहार वंश का जो शासक हुआ देवपाल, इसके शासनकाल में इसका साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। परमार वंश का उदय हो जाता है दोस्तों इसके शासनकाल में। इसके बाद परमार वंश हो गया। इसके बाद आपका चौहान वंश का उदय हो जाता है इसके राज्य क्षेत्र में, और कछवा राजवंश का उदय हो जाता है। मतलब इसका साम्राज्य, और चंदेल राजवंश का उदय हो जाता है। मतलब इसका जो साम्राज्य था कई छोटे छोटे राजवंशों में डिवाइडेशन हो जाता है दोस्तों। और इस वंश का अंतिम राजा होता है यशपाल। इस वंश का अंतिम राजा कौन हुआ दोस्तों? यशपाल। 1036 ईस्वी, 1036 ईस्वी तक ये कन्नौज पर शासन करता है। कौन शासन करता है? यशपाल। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? यशपाल हुआ दोस्तों। और ये गुज्जर प्रतिहार वंश पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।